मित्रों, पिछले भाग में हमने एक असहज प्रश्न छोड़ा था। क्या आत्मा स्पीसीज चुनती है या स्पीसीज आत्मा को बुलाती है? लेकिन आज का प्रश्न उससे भी ज्यादा गहरा है। अगर सच में आत्मा स्वतंत्र नहीं चुनती और स्पीसीज भी केवल एक शरीर नहीं है, तो फिर यह चयन होता कैसे है? कौन सा नियम तय करता है कि कौन सी चेतना किस जीवन रूप में गिरेगी? क्योंकि अगर जन्म सिर्फ संयोग नहीं है, तो यह पूरे ब्रह्मांड की सबसे सटीक सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। और आज हम उसी छिपे हुए नियम की तलाश में उतरेंगे, जहां फिजिक्स, बायोलॉजी और अध्यात्म तीनों एक ही बिंदु पर आकर ठहर जाते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आत्मा सच में एक चलती हुई चेतना है और स्पीशीज एक स्थिर जैविक संरचना, तो इन दोनों के बीच मुलाकात कैसे होती है? क्या यह मुलाकात रैंडम है या फिर प्रकृति के भीतर पहले से मौजूद कोई ऐसा नियम है जो हर चेतना को उसके लिए उपयुक्त जीवन रूप की ओर चुपचाप खींच ले जाता है? आज का विज्ञान यहीं से एक नई भाषा में इस प्रश्न को पूछना शुरू करता है। आधुनिक फिजिक्स कहती है, प्रकृति में कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेबल अट्रैक्टर स्टेट्स, जहां कोई भी सिस्टम आखिरकार अपने आप जाकर उसी अवस्था में ठहर जाता है। जैसे कोई गेंद ऊपर से लुढ़कती हुई आखिर में घाटी के सबसे निचले बिंदु पर अपने आप रुक जाती है। वह बिंदु न गेंद चुनती है, न घाटी बुलाती है, वह केवल सबसे स्थिर अवस्था होती है। अब जरा सोचिए, क्या स्पीसीज भी चेतना के लिए एक ऐसी ही स्टेबल अट्रैक्टर स्टेट हो सकती है? क्या कुछ चेतनाएं अनजाने में उसी जीवन रूप की ओर खिसक जाती हैं, जहां उनकी आंतरिक गूंज सबसे स्थिर बन जाती है? अगर ऐसा है, तो जन्म कोई चुनाव नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक गिरावट है, जहां चेतना अपनी सबसे स्थिर अवस्था में अपने आप जा पहुंचती है। और यहीं से जन्म का प्रश्न धर्म से निकलकर सीधे फिजिक्स की समस्या बन जाता है। अब आइए बायोलॉजी की ओर चलें। आज का विज्ञान मानता है, जीवों का विकास पूरी तरह रैंडम नहीं होता। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां सिलेक्शन सिर्फ जेन्स से नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी से तय होती है। इसी संदर्भ में क्वांटम बायोलॉजी एक चौंकाने वाला संकेत देती है कि जीवन की कुछ प्रक्रियाएं क्लासिकल नियमों से नहीं, बल्कि क्वांटम स्तर के सूक्ष्म प्रभावों से भी निर्धारित होती हैं। अब जरा ठहरिए, अगर शरीर का चयन पूरी तरह रैंडम नहीं है, तो क्या चेतना का चयन पूरी तरह रैंडम हो सकता है? अगर माइक्रोट्यूबल्स के भीतर क्वांटम कोहेरेंस कुछ क्षणों के लिए जागरूक अवस्था बना सकता है, यह अभी एक हाइपोथेसिस है, कोई सिद्ध तथ्य नहीं। तो क्या चेतना बायोलॉजिकल ढांचे को सिर्फ अपनाती नहीं, बल्कि उसके चयन में सूक्ष्म रूप से हस्तक्षेप भी करती है? और अगर चेतना बायोलॉजी को प्रभावित कर सकती है, तो क्या जन्म सिर्फ जीन्स का नहीं, बल्कि चेतना का भी एक परिणाम हो सकता है? अब यहां अध्यात्म एक नई भाषा में प्रवेश करता है। योग विज्ञान कहता है, आत्मा केवल स्थूल शरीर नहीं छोड़ती, वह अपने साथ एक सूक्ष्म शरीर भी ले जाती है, जिसमें वासना, संस्कार और स्मृति सूक्ष्म रूप में संग्रहित रहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर की एक गति होती है, जिसे शास्त्र गति कहते हैं, और यही गति तय करती है कि सूक्ष्म चेतना किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब जरा सोचिए, अगर सूक्ष्म शरीर की अपनी एक दिशा है, अपनी एक प्रवृत्ति है, अपना एक इनेरिया है, तो क्या आत्मा किसी भी स्पीशीज में अचानक प्रवेश कर सकती है, या फिर वह केवल उसी जैविक ढांचे की ओर खींचती है जो उसकी सूक्ष्म गति को सबसे सहज रूप से धारण कर सके? अब विज्ञान यहां एक और गहरी परत खोलता है। इंफॉर्मेशन थ्योरी कहती है, हर सिस्टम सूचना को संभालने की अपनी एक क्षमता रखता है। हर चैनल हर प्रकार के डेटा को समान रूप से नहीं संभाल सकता। अब जरा इस विचार को जन्म पर लागू करके देखिए। अगर कर्म एक प्रकार की सूचना है, अगर स्मृति एक प्रकार का डेटा है, अगर संस्कार एक प्रकार का स्टोर्ड पैटर्न है, तो क्या जन्म एक इंफॉर्मेशन रूटिंग प्रोसेस है, जहां चेतना उसी बायोलॉजिकल चैनल में जाती है जो उसके डेटा को सबसे ठीक से संभाल सके? जैसे कोई भारी फाइल कमजोर कंप्यूटर में नहीं चल सकती, वैसे ही कुछ चेतनाएं
कुछ स्पीसीज के न्यूरल सिस्टम में ठहर ही नहीं सकती। अब यहीं से एक नया मॉडल धीरे धीरे उभरने लगता है। तो अब तक हमने 5 अलग अलग भाषाएं सुनी, फिजिक्स, बायोलॉजी, योगा, मेमोरी, कार्मा, और अब इन्हें एक ही चित्र में जोड़ने का समय है। शायद आत्मा स्पीसीज नहीं चुनती, शायद स्पीसीज भी आत्मा को सचेत रूप से नहीं बुलाती, शायद दोनों के बीच काम करता है एक तीसरा नियम, जहां आत्मा की आंतरिक गूंज और स्पीसीज की संरचना आपस में धीरे धीरे सिंक हो जाती है और जन्म उस सिंक का दृश्य परिणाम बन जाता है। जैसे 2 तरंगें एक दूसरे से मिलकर एक स्थिर पैटर्न बना लेती हैं। न कोई चुनता है, न कोई बुलाता है, बस मेल हो जाता है। और अगर ऐसा है तो अब प्रश्न यह नहीं है क्या आत्मा चुनती है या स्पीशीज बुलाती है। असली प्रश्न यह है, क्या प्रकृति के भीतर पहले से मौजूद कोई ऐसा नियम है जो हर चेतना को चुपचाप उसके लिए उपयुक्त जीवन रूप में क्रमबद्ध करता चला जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या आपका जन्म किसी निर्णय का परिणाम था या किसी बहुत पुराने और बहुत सटीक कानून का पालन? अब आइए इस पूरी प्रक्रिया की एक और गहरी परत खोलते हैं। आज आधुनिक न्यूरोसाइंस एक बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हर स्पीसीज का मस्तिष्क सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की सीमा भी तय करता है। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा रच सकता है, भविष्य की कल्पना कर सकता है और स्वयं को स्वयं से देख सकता है। लेकिन एक पक्षी, एक कुत्ता या एक कीट, उनका संसार इसी स्तर तक सीमित होता है जिसे उनका न्यूरल सिस्टम सह सकता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर मस्तिष्क ही अनुभव की सीमा तय करता है तो क्या आत्मा हर स्पीसीज में जाकर उसी सीमा के भीतर संकुचित हो जाती है, या फिर वह केवल उसी जीवन रूप में प्रवेश करती है जहां वह सीमा उसकी आंतरिक गूंज को सह पाने में सक्षम होती है? यहीं पर एपिजेनेटिक्स एक चौंकाने वाला संकेत देती है। आज हम जानते हैं कि हमारे भय, हमारी पीड़ा, हमारी आदतें और हमारे अनुभव डीएनए पर रासायनिक निशान छोड़ जाते हैं, और यह निशान केवल एक पीढ़ी तक नहीं, कभी-कभी 4 से 5 पीढ़ियों तक स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी डीएनए सिर्फ शरीर का नक्शा नहीं, वह अनुभवों की स्मृति भी है। अब जरा सोचिए, अगर किसी स्पीसीज के डीएनए के भीतर सैकड़ों वर्षों की भावनात्मक स्मृति संग्रहित हो, तो क्या कोई चेतना अनजाने में उसी ब्लूप्रिंट की ओर खींचती नहीं जाएगी जो उसकी अपनी आंतरिक स्मृति से सबसे ज्यादा मेल खाता हो? और अगर ऐसा है तो जन्म केवल शरीर का चयन नहीं, बल्कि स्मृति का भी एक नेचुरल अलाइनमेंट है। अब यहीं से कर्म का प्रश्न एक नई भाषा में लौटता है। शास्त्र कहते हैं आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली योनियों में जाती है, लेकिन आधुनिक विज्ञान यह जोड़ता है कि कर्म केवल नैतिक खाता नहीं, कर्म एक वाइब्रेशन है, एक ऐसी भावनात्मक तरंग जो धीरे धीरे बायोलॉजी में एनकोड होती चली जाती है। तो क्या कर्म पहले वाइब्रेशन बनता है, फिर मेमोरी बनता है, फिर डीएनए में उतरता है और अंत में उसी वाइब्रेशन के लिए उपयुक्त शरीर को आकर्षित करता है? अगर ऐसा है तो आत्मा स्पीसीज नहीं चुनती, वह केवल अपनी वाइब्रेशन को फॉलो करती है और स्पीसीज उस वाइब्रेशन की भौतिक अभिव्यक्ति बन जाती है। अब आइए 84 लाख योनियों के प्रश्न को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखें। शास्त्र कहते हैं आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है धरती पर जात स्पीसीज की संख्या कुछ लाखों में ही है। तो फिर 84 लाख, क्या यह कोई बायोलॉजिकल सूची है, या फिर 84 लाख कोई संख्या नहीं, बल्कि 84 लाख अलग अलग फ्रीक्वेंसी जोन्स का संकेत है? क्योंकि हर स्पीसीज केवल एक शरीर नहीं, वह एक विशिष्ट कॉन्शियसनेस रेंज भी है, एक अलग इंस्टिंक्ट, एक अलग अवेयरनेस विंडो। तो संभव है आत्मा स्पीसीज नहीं बदलती, वह केवल कॉन्शियसनेस लेवल्स बदलती है और स्पीसीज उन लेवल्स की फिजिकल बाउंड्री बन जाती है। अब यहीं से पूरा चित्र धीरे धीरे साफ होने लगता है। शायद जन्म न तो पूरी तरह चुनाव है, न पूरी तरह मजबूरी। शायद जन्म एक रेजोनेंस प्रोसेस है, जहां आत्मा की आंतरिक गूंज, कर्म की वाइब्रेशन, स्मृति का ब्लूप्रिंट, डीएनए की संरचना और मस्तिष्क की सीमा
सब मिलकर एक ही बिंदु पर आपस में लॉक हो जाते हैं और उसी लॉक का नाम हम जन्म कहते हैं। न कोई देवता बैठकर चुनता है, न कोई आत्मा सूची देखकर चयन करती है, बस मेल हो जाता है। अब तो अंतिम प्रश्न और भी बदल जाता है। यह अब कौन चुनता है नहीं रहा, यह बन जाता है क्या प्रकृति के भीतर पहले से मौजूद कोई ऐसा नियम है जो हर चेतना को उसके लिए उपयुक्त जीवन रूप में चुपचाप क्रमबद्ध करता चला जा रहा है? और अगर ऐसा है तो आपकी जिंदगी किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चलती आ रही एक वाइब्रेशन का अगला चरण है। और तब मुक्ति का अर्थ भी बदल जाता है। मुक्ति स्पीसीज बदल लेना नहीं, मुक्ति वाइब्रेशन बदल लेना है, क्योंकि जब तक आंतरिक गूंज नहीं बदलती तब तक द्वार बदलते रहेंगे, लेकिन यात्रा वही रहेगी। तो क्या हम सब एक ऐसे नियम के भीतर जी रहे हैं जो हमें बार बार उसी तरह के जीवन की ओर खींचता चला जाता है? और अगर ऐसा है तो शायद सच्चा प्रश्न यह नहीं है मैं अगला जन्म क्या लूंगा। सच्चा प्रश्न यह है मैं इस जन्म में अपनी वाइब्रेशन कितनी बदल पाया, क्योंकि शायद यही एकमात्र चीज है जो अगला द्वार वास्तव में बदल सकती है। और शायद यही कारण है कि जीवन बार बार हमें बदलने का अवसर देता है।